हाँ, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.2। बहुत इजी एक्सरसाइज है और बहुत सारी चीज़ें आपने पहले सीख भी रखी होगी इससे सीखी। और दूसरी बात यह कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है मतलब अभाज्य गुणनखंड जो है वो अपने हर क्वेश्चन में हर एक्सरसाइज के अंदर काम आता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। एन एक्सप्रेस ईच नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर जब भी पूछे ना तो बड़ा इजी है ये, जो ऐसा होता है आप इस अकॉर्डिंग प्राइम फैक्टर कर लिया करो। जैसे कि फर्स्ट अपन लेते हैं 140, ठीक है, 140, तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर कर लिया करो इसका। सबसे पहले लास्ट में जीरो है ना, मैं कुछ ट्रिक बता दूं आपको कि जब लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट का मतलब अंतिम संख्या, वो अगर 0 हो 5 हो, ठीक है, तो हमेशा और हमेशा आपको 5 का ट्राई करना है, 5 का जाएगा। और 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो हमेशा 2 का डिवाइड चल जाएगा। ठीक है, और बाकी कोई भी वैल्यू जैसे 3 + 4 + ऐसा है, जैसे 7 है और फिर 2, इनको जोड़ने पर सम कितना हो रहा है 9, तो मतलब नंबर को आपस में ऐड करवा लो। जैसे 342 अगर कोई वैल्यू है तो उसको आपस में से ऐड करवा लो, और वो अगर 3 की टेबल में आता है तो उसमें चल जाएगा 3 का। ठीक है, मेनली इनसे ज़्यादा प्राइम फैक्टर पूछे जाते हैं, अभी और बता दूंगा। तो ऐसे लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो 0 जब होगा तो 2 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। तो पहले 2 का दे लो, 2 का दिया तो 2 7 जा 14 और बच गया 2 7 जा 14 और 0 लग गया, फिर 0 लास्ट में तो फिर 2 का जाएगा 35। अब लास्ट में 5 है, तो 5 है ना, अब 2 चांस बनते हैं कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो 5 का भी जाता है, कभी कभी 3 का भी जाता है, जैसे 15 होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है 15 25 में नहीं जाता जैसे 3 का। मतलब आपस में सम को ऐड करवाना है, 1 और 5 6 हो गया तो इसका मतलब 3 का जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है 3 की टेबल के लिए लास्ट डिजिट 5 हो, लेकिन उनका सम अगर 3 की टेबल में आता हो तो 3 का चल जाएगा। बाकी आपको 5 का देना है, 5 का जाएगा और 7 खत्म। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बन जाएंगे, आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इक्वल्स टू 2 की पावर 2, मतलब 2 बार है, इंटू 5 एक बार है और 7 एक बार है। बस आपका आंसर आ गया। इजी है ये, तो रफ वक्त साइड में कहीं उतार लेना, काम आएगा। फिर बात करते हैं 156 की। 156 लास्ट डिजिट क्या है, 6, मतलब 2 का चल जाएगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 है, 2 7 14, एक लांसी लगी तो 2 8 16, फिर 2 का चल जाएगा बिकॉज लास्ट में 8 है, तो 2 3 6 बच गया 1, 2 9 जा 18। अब यहाँ पर 9 और यहाँ 3 है, दोनों का सम 12 हो रहा है जो कि 3 की टेबल में आता है, तो 3 का चल जाएगा। 1 3 और 13 तो आपको पता है अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स है, तो 13 में 13 का जाएगा, खत्म। ठीक है, तो इसका क्या प्राइम फैक्टर हो जाएगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156, यानी कि अच्छा हिंदी नहीं लिखी मैंने, 140 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, बराबर ऐसे यहाँ लिखना है 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, बस। ठीक है, ऐसे लेते हैं थर्ड, वो है 3825। लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, हो सकता है 3 का भी चल जाए, कैसे पता चलेगा, ऐड कर लो नंबरों को, 5 और 2 7 7 और 8 15, 15 और 3 18 चल जाएगा। किसका, 3 का, क्योंकि 18 3 की टेबल में आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचिए 2, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 12 और 3 15, फिर 3 का चल जाएगा। 4 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, 5 4 9 2 11, अब 3 का नहीं जाएगा, 5 का देना पड़ेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 5 8 जा 40, 5 8 40 और 5 हम 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से एक बार और 7 बार 17, और 17 तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या तो 17 में 17 का ही जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये अपने इसके प्राइम फैक्टर क्या बन गए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825, यानी कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, ये आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही नंबर लेते हैं अपन फोर्थ, 5005। ठीक है, 5005 लेंगे तो लास्ट डिजिट क्या है, 5, तो सीधी सी बात है 5 का जाएगा, 3 का जाएगा नहीं, क्योंकि सम जोड़ने पर 10 हो रहा है, तो 10 तो 3 की टेबल में नहीं आता। 1001। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यार किसकी टेबल दें, तो ऐसी अगर वैल्यू आ जाए ना तो हमेशा बताओ किससे ज़्यादा डिवाइड पूछा जाता है, या तो 7 से, या 11 से, 13, 17, 19, 23,
इन पर प्रैक्टिस करनी है। ये नंबर हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या होती है और इनमें सिर्फ खुद का डिवाइड जाता है और किसी का जाता भी नहीं है। यहाँ से ट्राई करें, जैसे 7 की ट्राई किया तो 7 एकम 7, बच गए 3, 7 चौक 28, बिल्कुल चल जाएगा। 7 1 जा 7, बच गए 3, बन गए 30, तो 7 4 जा 20, बच गए 2, 7 3 जा 21, 7 21। और अब चल जाएगा 5 3 8, नहीं जाएगा 7 का। अब अपन 9 की ट्राई कर सकते हैं। 9 1 जा 9, नहीं जाएगा। फिर 11 चल जाएगा। 11 एकम 11, बच के 3, 11 3 जा 30। तो मतलब ये एक तरीका है, ठीक है। इन्हीं नंबर्स पे प्रैक्टिस करनी है हमेशा। जब भी मुश्किल चीज़ें आएगी ना, वो 7 13 11 17 19 23, यहाँ से क्वेश्चन, इसके अलावा नहीं आएगा, आपकी गारंटी है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005, 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 × 7 × 11 × 13, क्योंकि ये तो सब अलग अलग है, तो ये आंसर, ठीक है। कोई पेयर बनानी तो पावर लगेगी नहीं। फिर है 5वां 7429, जोड़ा तो 11 4 15, ये तो 3 की टेबल में भी नहीं आता। फिर हमने 7 से ट्राई किया, 7 एकम 7, 7 नहीं, 7 का भी नहीं। 11 से ट्राई किया, 11 66, ठीक है। 66 के बाद में बच गया आपके 8, 11 77 हो गया 7 बार, ठीक है। 77 बच गया 5, ये भी नहीं जा रहा। 13 की टेबल से करा तो 13 65, यानी कि 5 बार 65। फिर 65 इसमें चले गए तो बच गए अपने, हाँ 13 का जा सकता है। 13 5 65 हो गया 65, ठीक है। तो क्या बच गया आपके 5 4 9 बच गए, ठीक है। अब हो गए 2, 13 7 91, नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा। फिर हमने ट्राई करना 17 से। 17 की टेबल 17 17 के 68, 4 जा 68, ठीक है। तो 4 बार 68 के बाद में बच गया 6, 62 हो गए, 62 हो गए। फिर 17 3 51, 3 बार हो गया 51, आपके बच गया 11 और 119, बिल्कुल सही। और 17 की टेबल में 119 कितनी बार आता है? 7 बार। एक बार ट्राई कर लो, हाँ 7 49 4, और हाँ बिल्कुल सही है, तो 7 बार। अब अपन 17 का फिर ट्राई करते हैं, तो 17 दूनी 34 नहीं जाएगा। 19 की ट्राई करो, ठीक है। 19 दूना 38, 38 का मतलब 38 होता है, तो 43 में 38 बच गए 29 57, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंट और मुश्किल नंबर था, मतलब कि 17 19 और 23। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बन गए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 इज़ 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23, मतलब कि 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर होंगे 17 × 19 × 23। तो ये कुछ प्रैक्टिस करनी है आपको। ये 5 भी ढंग से कर ली तो एग्जाम इन्हीं से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सोचने वाली चीज़ें समझ में आ जाएगी, बाकी कोई भी आओ, ठीक है। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एक फॉर्मूले से हो गए, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी बहुत बार गए हैं। ध्यान से समझना, एक ही फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एलसीएम और एचसीएम फाइंड करना है, लेकिन उनको वेरीफाई भी करवाना है, जांच भी करवाना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर हो जाए एचसीएफ इंटू एलसीएम। बस यही फॉर्मूला है, मतलब कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये दो नंबर दे रखे हैं, ठीक है। इनका अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहला काम तो ये है, पहले ये समझो। चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी क्वेश्चन है। 26 एंड 91 हिंदी वाले और लिख देंगे। अब मेरी बात सुनना कि इसमें करना क्या है, किसने कहा कि पहले एलसीएम एचसीएफ निकालो, लेकिन एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हिंदी वाले लैसे पे भी लिख सकते हैं, लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना है कि हम इन दोनों वैल्यू के एक बार एलसीएम निकालेंगे और एक बार एचसीएफ निकालेंगे अलग अलग। वो इन दोनों, यहाँ तो ये आ जाएगी, पहले लिख देता हूँ मैं आपको, 26 × 91, ये तो हमारे पास है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का निकालना है, और उन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होना चाहिए, तब तो ये वेरीफाई है, वरना नहीं। और होगा बराबर, ये ध्यान रखना, बराबर होगा,
आप गलती अगर आपसे बराबर नहीं हो रहा तो आपकी गलती हो रही है, फिर से मतलब उसको चेक कर लेना, ठीक है। अब अपन बारी बारी निकालते हैं एक बार एलसीएम। एलसीएम निकाला 26 और 91 का, 91 का, तो एक साथ नंबर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का दे दिया, 2 का जाएगा 13 में, लेकिन 91 में नहीं जाएगा तो नहीं देंगे। फिर ये तो जानते हो ना, मतलब किसी भी एक नंबर में अगर 2 की टेबल का डिवाइड जाता है तो उसका देना है, और बाकी में नहीं जाता तो वैसे उतर जाता है। फिर चल जाएगा आपके 7 का, 13 तो 13 और 7 का 91 में भी 13 बार, ठीक है, क्योंकि 7 1 7 और 70, या फिर वैसे 13 7 91 में कैसे बोल सकते हो, 13 7 91। अब 13 का चल जाएगा 1 1, खत्म। तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम होता है इन सब का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13, मतलब कि 14, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 13 चौक 52, 5 182, तो 182 आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। अब इसका निकालेंगे अपन एचसीएफ। एचसीएफ निकलता है अलग अलग, बहुत इजी है। पहले 26 का निकाल लो, फिर आप 91 का निकाल लो। 26 के 2 से किया तो 13, और 13 में तो आपको पता है 13 का जाएगा। ऐसे ही 91 में अगर अपन करते हैं, ये कर लेता हूँ, 91 में अगर करते हैं प्राइम फैक्टर तो 3 का दे दो, सॉरी वो 7 का दे दिया तो 13 बार, ठीक है, 13 7 91 और 13 में जाएगा 13 का ही। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13, दोनों फैक्टर, तो इसका मतलब एचसीएफ ओनली फॉर 13 होगा, बाकी 2 इसमें लेकिन 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें लेकिन 7 इसमें नहीं है, इसलिए एचसीएफ 13 होगा। हो गया आंसर। एलसीएम 182 इंटू एचसीएफ 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आना चाहिए, करके देख लेते हैं। 182 को 13 से किया तो ये हो गया 6 24 2 5 2 8 1, यानी कि 6 6 13 और 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई गया 2366, इनका कर लो 91 और 26 का, ठीक है। तो 6 और 54, 2 और 18, 6 आ गया, 6 आ गया, 8 5 13, हाँ से लगी, बिल्कुल बराबर आ रहा है 236। इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाइड। तो इजी है, वेरीफाइड का मतलब सत्यापित हो गया, सत्यापित है। बस ये तो रफ वर्क है, और ये सब आपको करके दिखाना है। पहले ये उतारोगे, फिर ये उतारोगे, उसके बाद में ये उतारोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी है। ऐसे ही अपन इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर भी क्या करना है, 510 का सेकंड करते हैं एक बार। 510 और 92 का पहले अपन एलसीएम निकालते हैं। अभी अपन क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। एलसीएम हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 2 की टेबल से करोगे तो 2 2 जा 4, बच के एक 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10, 2 से 2 4 जाए 2 चौक 8 और 2 छके 12। फिर यहाँ पर जब तक 2 का जाता है तो 2 का देता रहना, यहाँ पर नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ तो जा रहा है यूँ। फिर अपन 255 में 5 का दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं क्योंकि 12 हो रहा है सम। तो 3 8 24, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। फिर अपन 5 का दे सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 17 और 23। इसके बाद में दोनों ही प्राइम नंबर है, तो 17 और 23 दोनों में ही एक बार 17 का जाएगा तो 1 और 23, तो 23 का चल जाएगा। 23 में 1, यहाँ 1 ने ध्यान रखना कोमा, ठीक है, और 1 खत्म। तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23, ये बन जाएगा एलसीएम, ठीक है। 1 मिनट के लिए इसको ऐसा ही रहने दो। अब अपन इसका निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ जब निकालेंगे ना तो एचसीएफ निकलता है अलग अलग। पहले तो निकलेगा 510 का, ठीक है, तो 510 के अंदर अपन देंगे 2 का, तो जाएगा 255। फिर जाएगा 3 का, ये जो ऐसा दिया था अपन ने, 3 का जाएगा 3 4 24 और 3 5 जा 15। फिर जाएगा 5 का, आएगा 17 और 17 खत्म, ठीक है। अब अपन करते हैं इसका 92 का। 92 का करेंगे तो 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया तो 23 और 23 हो गया खत्म। तो अब इसमें कॉमन क्या है, एक तो 2 हैं और तो कुछ भी कॉमन नहीं। सेकंड टाइम 2 इसमें अगर हुआ है, लेकिन इसमें सेकंड टाइम 2 नहीं है, तो एचसीएफ होगा ओनली फॉर 2, ठीक है, एचसीएफ सॉरी। तो अब इसका फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देंगे, ध्यान रखना ये फर्स्ट था, अब इतना सेकंड, इसके बाद यहाँ उतारना। आप एलसीएम तो आया, एलसीएम मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप 4 12 60, 60 को 17 से करेंगे तो 17 6 102, ठीक है,
और एक लग गया 2। अब 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 6 0 और 3, फिर हो जाएगा ये आपका 0 4 0 2, तो यानी कि 0 6 4 3 2। ठीक है, ये हो जाएगा। काट देता हूँ क्योंकि रफ वर्क है। तो 23,460 ये तो हो गया अपना LCM, ठीक है ना, LCM हो गया। और इंटू एच सी एफ भी तो है, HCF है 2, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर, जिसको अपन A और इंटू बी से ले रहा हूँ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो इसको 2 से और करना है। तो HCF तो है 2, LCM है अपना 23,460 बराबर फर्स्ट नंबर है अपना 510 और सेकंड नंबर है अपना 92। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 0 2 6 12 9, फिर ये हो गया अपना 6 और 4। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई भी करोगे ना आप तो ये इसका आना है। फिर भी करके बता देता हूँ, 92 को 51 से कर लो तो 2 और 9, फिर 10 से लगी 1 45 और 1 46, तो आ जाएगा 2 9 6 4 4 6 2 9, और यहाँ जो जीरो अपने छोड़ा था वो जीरो यहाँ आ जाएगा। तो मतलब ये भी वेरीफाइड है, तो बहुत इजी है, सत्यापित है। अब जगह कम बची है इसलिए तीसरा अपन इसको उतारो ऑफ करा देता हूँ। अब देखो तीसरा है आपका 336 एंड 54। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं LCM 336 और 54 का। सबसे पहले 2 से करेंगे 168, फिर 2 का करेंगे 2 और 7। ठीक है, सिंपल है। फिर जब तक दोनों में से किसी एक में भी 2 का ज़्यादा देते रहेंगे, 2 8 16 और 4। फिर 2 से करेंगे तो 42, फिर 2 से करेंगे तो 21। अब 3 का चल जाएगा 7 बार और 9 बार। ठीक है, अब भी 3 का चल जाएगा, किसमें, इसमें। फिर 3 का चल जाएगा 7 बार और 1 बार। अब 7 का खत्म। जब तक एक एक ना आ जाए अपन को करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसका LCM क्या बन जाएगा, सबका मल्टीप्लाई 4 4 2 8 8 16 4 48 48 को 3 से करेंगे तो 324 2 12 और 14। ठीक है, फिर इसको 3 से करेंगे तो 12 और 1 13, फिर 1 कैरी 4, इसको 7 से कर लेंगे तो 14 1 कैरी 21 और 1 22 2 28 और 2 30, तो 3024 आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, अब अपन निकालते हैं HCF एक निकलेगा, पहले 336 का फिर 54 का। 2 से किया तो 1, फिर 6, फिर 8, फिर 2 से किया तो 8 4, फिर 2 से किया तो 4 2, फिर 2 से किया तो 21, फिर 3 से किया तो 7 और ख़त्म। 2 से किया तो 27, 3 से किया तो 9, 3 से किया 3 ख़त्म। ठीक है, तो HCF कितना हो जाएगा, 1 बार। ठीक है, और फिर 2 बार, सिर्फ 3 ही है, और तो इसके अलावा कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो 6 HCF हो जाएगा। इसके बाद में वही फॉर्मूला, HCF या LCM एक ही बात है, पहले बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में लिखना है, बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HCF 6 है, LCM 3024 है, और फर्स्ट नंबर अपना 336 है, और 54 सेकेंड नंबर है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24 2, 6 चौक 24 का मतलब 24, फिर 12 और 2 14, 1 कैरी और 6 3 18। ठीक है, 18144, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 336 को 54 से, 24 2 12 और 2 14 1 12 और 1 13, 30 3 15 और 3 18 1 8 और 1 15 और 1 16, तो यानी कि कितना आ रहा है, 4 4 8 3 11 8 1। डन, यस, वेरीफाइड। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सत्यापित है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके तीनों पार्ट कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 वही है, वैसे फर्स्ट सेकंड का रिपीट है ये भी, कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि अभाज्य गुणनखंड विधि जब भी आ जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। बाकी अपने HCF जो निकाला था यूक्लिड डिवीजन लेमा से, वो भी आपको समझ में आ गया।
ये ध्यान रखना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, बस इतना से याद रखना एग्जाम में, बाकी कोई बात बड़ी नहीं है। फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 क्वेश्चन इसके अंदर है, 12, 15 और 21, यानी कि 12, 15 एंड 21, 17, 23 एंड 29, 8, 9 और 25। बस तीनों लेते हैं बारी बारी। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, ये ऊपर हेडिंग डाल देना। और पहले अपन निकाल रहे हैं इसका एलसीएम, फिर अपन निकाल देंगे एचसीएफ। तो एलसीएम हमेशा एक साथ निकाला जाता है और एचसीएफ अलग अलग। तो सबसे पहले 2 का, किसी एक में भी जाता हो तो भी 2 का ही देना है, 6, बाकी एज इट इज। फिर 2 का 3 बार एज इट इज। अब 3 का 1 बार, 5 बार, 7 बार। अब 5 का जाएगा 1, इसमें 1, और 7 का जाएगा नहीं तो 7 एज इट इज, तो 1, 1, 1। ठीक है, ये होता है। जिसमें नहीं जाता वो एज इट इज बढ़ जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी कि 420, 6 7 42, तो 1 0 लग गया। अब इसी का अपन निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में पहले 12 का, फिर 15 का, फिर 21 का। 2 से किया तो 6, 2 से किया तो 3, 3 से किया तो 1, खत्म। फिर 3 से किया तो 5, 5 से किया तो 1, 3 से किया तो 7 और 7 से किया तो 1। तो ये जो अपन एचसीएफ निकाला, इसका फाइनल आंसर क्या बन गया, एचसीएफ बन गया जो तीनों में हो, तीनों में होना चाहिए। 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बस और कोई नंबर ऐसा नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 3। तो दोनों आंसर आ गए, एचसीएफ तो 3 और एलसीएफ 420। ये था फर्स्ट। अब अपन लेते हैं सेकंड है 17, 23 और 29। ठीक है, इसका निकालते हैं अपन एलसीएम। 17, 23 और 29 तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, तो किसी का भी नहीं जाएगा, सिर्फ खुद का जाएगा। ठीक है, ऐसे बारी बारी दे लो इनका। 1, 1, 29, बीच में कॉमा है। फिर 29 का दोगे तो ये भी 1, ये भी 1, खत्म। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई। 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29, बस इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो अपना एलसीएम हो जाएगा। करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ रहा है तो करते हैं। 21, 2 और 14 और 2 16। फिर ये हो गया अपना 3 और 2, यानी कि 1, 9 और 3, 391 तो हो गया, 391 तो हो गया एलसीएम। अभी अच्छा कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी। इसको भी करना है अपन को 29 से और। ठीक है, 29 से और करना है। तो 29 से किया तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो 8 हासिल लग गई। 27 और 8, 27 और 8 हो गया 35। फिर ये हो गया 2 और ये हो गया 18, फिर 1 हासिल तो 7, तो 9, 3, 8 5 13, 1 कैरी, 7 4 11। तो आंसर एलसीएम क्या हो गया, 11 339। ये आंसर हो गया एलसीएम। अब इसका एचसीएफ बाकी है, तो एचसीएफ तो 1 होगा, फिर भी करा देता हूँ, क्योंकि 17 में तो 17 का जाएगा, 23 में 23 का जाएगा, और 29 में 29 का जाएगा। तो किसी में कुछ भी कॉमन नहीं, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होना तो एचसीएफ क्या होता है, 1। तो ये था दूसरा, इसके 2 आंसर हो गए। एलसीएम तो हो गया 11,339 और एचसीएफ हो गया 1। अब अपन करते हैं तीसरा। ठीक है, तीसरा देखो, पहले निकालते हैं अपन उसका एलसीएम। 8, 9 और 25 का एलसीएम निकालते हैं, ये ना। हाँ, सबसे पहले 2 का 4 बार 9 25, फिर 2 का 2 बार 9 25, फिर 2 का 1 9 और 25, जब तक 1 ना हो जाए देते रहो। फिर 3 का 1 3 25, फिर 3 का 1 1 25, अब 5 का 1 1 5, अब 5 का 1 1 1, खत्म। अब तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 24, 72, 72 को 5 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 से लेके 1, 360, 360 को 5 से करना पड़ेगा, तो वो अपना आंसर हो जाएगा 0, 30, 3, 15, 1800 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया, 1800। अब अपन निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ अलग अलग निकलेगा, तो 8 का पहले निकलेगा, फिर 9 का निकलेगा, फिर 25 का निकलेगा। ठीक है ना, ये एचसीएफ के लिए जगह बना दी अपन ने। 2 से किया तो 4 बार, 2 से किया तो ख़त्म, फिर 3 से किया तो ये हो गया, फिर 5 से किया तो भी ये ख़त्म। तो एचसीएफ फाइनल क्या बन गया,
2 इसमें है, इसमें कोई कॉमन नहीं, 3 कोई कॉमन नहीं, तो इसका भी एलसीएम हो गया 1, तो इसका 1 तो एलसीएम है 1800 एलसीएम है। ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये 2 मार्क्स के लेवल का क्वेश्चन, 2 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ है ना वो 306 और 657 657 का 9 है, तो फाइंड एलसीएम, इन दोनों का फिर एलसीएम भी निकालो। मतलब कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दे रखा है, तो इसी संख्या का, इसी नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो ये तो मैंने इजी से आपको फॉर्मेट बता रखा है, आपको एग्जाम में ऐसा करके आना है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों ही तरीके हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ दे रखा है अपन को 9, एलसीएम दे नहीं रखा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का मतलब है 306 इंटू 657, ठीक है, 306 एंड 657, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, क्योंकि ये चला जाएगा डिवाइड में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 की टेबल से कोई कट रहा हो तो काट दो, 3 की टेबल से काट दो भाई, 9 से भी कट जाएगा, 9 9 7 63, 9 7 जा 63, बच के 2, 9 3 जा 21, यस। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 306 को 73 से, तो ये हो गया 18 और 9, ये हो गया 42 और 21, यानी कि 8 3 9 4 13, तो 2 और 2 2 2 3 3 8 आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, बस थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव अगर आ गया तो देख लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। हालांकि मैंने एक वीडियो आपको बना रखा है सेपरेट, जिसके अंदर नेचुरल नंबर, सारे प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, ये सब बता रखी है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूं कि नेचुरल जो नंबर होता है, प्राकृत संख्या को दिखाया जाता है कैपिटल N से, ठीक है, कैपिटल N से दिखाया जाता है, यानी प्राकृत संख्याएं। वही चीज़ है जो मैंने आपको लिखवाई थी। तो ये पूछ रहा है कि क्या कोई प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n, छोटा सा अंदाज़ा करवा दूँ सोल्यूशन का, बाद में थ्योरी पर चलेंगे, कि जैसे मैं कहूँ ना कि 3 की पावर n, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, इसने कहा कि क्या इसका सोल्यूशन 0 आ सकता है क्या, कभी भी। तो किसी भी पावर का किसी भी संख्या की जो पावर होगी उसको सोल्व करने के बाद में 0 किसी का ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि अगर अपन n की जगह 0 भी रखेंगे ना, तो किसी के नंबर के ऊपर पावर 0 का लग जाना मतलब 1 होता है। फिर ध्यान सुन लो, किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 लगती है तो आंसर 1 आता है, न कि 0। और अब तो फिर अगर क्योंकि शुरुआत 0 से हो रही है, इसके बाद में आप करोगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से तो आंसर आएगा 3, फिर करोगे 2 से तो आंसर आएगा 9, 3 इंटू 3, मतलब लास्ट आपके पास ऑप्शन ये था कि क्या पता इससे 0 आ जाए, लेकिन 0 आता ही नहीं, क्योंकि रूल है किसी भी नंबर के ऊपर घात या पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 होता है। तो इसका मतलब ये फिक्स है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तब तो सीधा टिक कर देना कि कभी भी किसी की पावर जो भी हो उसको सोल्व करने के बाद आंसर 0 कभी भी नहीं आता, बस बात ये है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को वो थ्योरी में जानना चाहे तो एक फंडामेंटल थ्योरम है, मतलब एक आधारभूत प्रमेय है, वो ये कहता है, हालांकि उसके अंदर नहीं जाना, वो आपके लेवल का नहीं है, आपको आएगा भी नहीं, लेकिन सिंपल इतना समझना है कि फंडामेंटल जो थ्योरम है, जो आधारभूत प्रमेय है, वो ये कहता है कि हर किसी नंबर का प्राइम फैक्टर जो होता है, मतलब किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो यूनिक होता है, वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब जैसे 6 है ना, तो 6 का 2 इंटू 3 होगा, बस ये फिक्स है, वो उसका अलग सेपरेट है। वो 5 का 2 इंटू 3 नहीं हो सकता, वो 6 का 2 इंटू 3 अपना सेपरेट है। वैसे हर किसी का प्राइम फैक्टर अपना सेपरेट होता है, यूनिक होता है। जैसे आप 9 लोगे तो 9 का 3 इंटू 3 फिक्स, अब 3 इंटू 3 और किसी का भी नहीं होगा, 9 का ही होगा। समझ गए, ये इस तरीके से। तो वही वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ी थ्योरी लिखिए फिर समझो मेरी बात को। इसने पूछा कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या,
चेक करो। फॉर एनी नेचुरल नंबर n कैन एंड विद द डिजिट 0 जो कि 6 की पावर n है। देखो कि इफ 6 की पावर n एंड्स विद 0, अगर कोई संख्या 6 की पावर n वो 0 पर समाप्त होती है, देन इट मस्ट हैव 0, देन इट मस्ट हैव 0, देन इट इज मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। अगर किसी भी संख्या को 0 पे अगर ख़त्म होना है तो उसके अंदर 5 का फैक्टर होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि 5 को किसी भी, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, समझ गए? ऐसे ही किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 6 है, इसके अंदर 5 का होना ज़रूरी है, क्योंकि 6 को जब 5 से करोगे तो ही 30 आएगा। हालांकि 6 को 10 से करोगे तो भी 60 आता है, लेकिन 10 के अंदर भी तो 5 छुपा होता है। तो इस 6 के लिए 5 का होना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में जो 6 दे रखा है उसके लिए 5 का होना ज़रूरी है अगर 0 चाहिए तो। लेकिन एक्चुअल में 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 6 के गुणनखंड तो होते हैं 2 और 3, है ना? लेकिन shows that 2 and 3 are the only prime factor of 6n। जबकि 6n 5 से विभाज्य होगी, परंतु 6 के तो अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 होते हैं, 2 व 3 होते हैं। जबकि आधारभूत प्रमेय भी कहता है कि हर संख्या का अपना अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, सेपरेट होता है। इसका मतलब ये है कि इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता, ऐसा आधारभूत प्रमेय कहता है। हम भी जानते हैं कि 6 का 2 व 3 के अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता। सही बात है। इसका मतलब 5 वो 6n का गुणनखंड है ही नहीं भाई। 6 के अंदर 5 है ही नहीं, आ भी नहीं सकता, नहीं आ सकता तो फिर 30 कहाँ से आएगा? अगर 5 नहीं है तो 6n 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये बात है, ठीक है। यही थ्योरी लिखी है मैंने कि अकॉर्डिंग वी नो दैट फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एंड ईच नंबर इज यूनिक। बिल्कुल सही है। 5 इज ए नॉट फैक्टर ऑफ 6n एंड 6n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। इसलिए कभी भी 6 की पावर n 0 पर नहीं हो सकती। और मैंने आपको पूरा सिस्टम तो बता ही दिया। 6 नहीं, कोई सा भी नंबर हो, अगर उसकी पावर n है तो वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। समझ गए? ओके। अब है छठा क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13, ये तो मल्टीप्लाई में है, वो अलग है। फिर ये मल्टीप्लाई में है यहाँ तक, फिर वो अलग है। ये पूछ रहा है कि व्याख्या करो कि ये अभाज्य संख्या है, सॉरी वो भाज्य संख्या, भाज्य। एक्सप्लेन वाई ये एंड ये आर कॉम्पोजिट नंबर। मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया 5 + 2 × 3, ठीक है, × 5। एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, क्योंकि मल्टीप्लाई का इकट्ठा नंबर माना जाता है। दोनों में अगर कोई एक सिंगल नंबर है, क्योंकि देखो बीच में प्लस माइनस का होना, बंटवारा करना होता है। फिर सुनो, सिंपल लोकल लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको कि जब भी कोई दो नंबरों के बीच में, ये एक ही नंबर माना जाएगा। मल्टीप्लाई में हमेशा वो एक ही संख्या मानी जाती है पूरी। इसको चाहे आप 15 दूना 30 बोल दो, 30 बोल दो, चाहे 2 × 3 × 5 बोल दो, बात एक ही है। लेकिन ये 5 5 ही कहलाएगा। तो ये दो संख्याएं बन गई। इन दोनों में कोई एक नंबर भी अगर कॉमन है तो वो इन दोनों के लिए वो कॉम्पोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या होगी, मतलब उसका इसमें भाग जाएगा। इसमें 5 है क्या? है। इसमें 5 है तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं में 5 5 का भाग जाएगा, मतलब कि ये भाज्य है, कॉम्पोजिट नंबर है 5। बस यही समझना है आपको। ये दोनों ही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव के मतलब ऑप्शन के अंदर वैसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 7 × 11 × 13 + 13, एक नंबर तो ये। दूसरा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, है ना? यहाँ क्या है? 5। अब एक बात देखो, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस। यहाँ तक का एक नंबर है और ये एक नंबर है, यहाँ तक का एक नंबर है और ये एक नंबर, अलग अलग नंबर है, ठीक है। चलो अब क्या इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? 13। 13 जब कॉमन ली तो पीछे बचा 7 × 11 और इसके अंदर पीछे बच गया 1, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसका मतलब 13 क्या है? हो गई भाज्य संख्या हो गई, मतलब 13 हो गया कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो 13 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे ही इसने कहा तो अगर 13 इसमें कॉम्पोजिट नंबर है ना, इसका मतलब ये पूरी संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। अगर किसी भी संख्या का भाग जाता है तो भाज्य कहलाती है, कॉम्पोजिट कहलाती है। ऐसे ही इसमें भी 5 है तो पीछे बच जाएगा 7 6 4 3 2 1 और +1, यानी कि 5 जो है ना वो भाज्य संख्या बन गई,
कॉम्पोजिट नंबर बन गया। मतलब मेरा कहने का ये है, इसने पूछा कि क्या ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर हैं, तो आप कहोगे यस, हाँ ये कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि दोनों के अंदर कोई ना कोई नंबर ऐसा है जो कॉमन है, मतलब भाज्य है, जो भाग देने लायक है। सिंपल, दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में दोनों आ सकते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछे। ये थे 5 और 6, बस एक क्वेश्चन और बचता है, बस उसके बाद में एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट। ऐसे देखो 7th क्वेश्चन आपका लेंदी ज़रूर है, थ्योरेटिकल है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सोल्यूशन होगा इसका। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि को इसी मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, बस अपन को करना क्या है कि जैसे कि ये सोनिया है यहाँ पर और ये रवि है, दोनों एक ही सेम जगह से ऐसे चलना, राउंड सर्कुलर पाथ है वहाँ पर चलना स्टार्ट करते हैं, और यहीं पर सेम इधर जैसे सोनिया अगर चल रही है तो इधर ही रवि चल रहा है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ राउंड सेम चक्कर लगा रहे हैं एक ही दिशा में एक ही जगह से सेम टाइम पर। तो जब ये एक ही जगह से और एक ही दिशा में बार बार, तो मतलब ऐसे केस में होता है एलसीएम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जब आमने सामने ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। मैं छोटी सी हिंट दे रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्या निकालना होता है, एलसीएम। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे या फिर ऐसा मान लो कि जिसके अंदर वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है वो एलसीएफ निकालना होता है, ठीक है। बस हाईएस्ट वर्ड हो तो एलसीएफ वरना एलसीएम। तो अब हम ये देखेंगे कि जो सोनिया है, सोनिया को तो लगता है 18 मिनट एक राउंड में सोनिया को, ठीक है, और रवि को लगता है 12 मिनट एक राउंड लगाने में, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन है, वो सब कुछ थ्योरी छोटे मोटे लिखना चाहो लिख देना, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे केस में हम निकालेंगे दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो सोनिया और रवि का एलसीएम अगर अपन निकालना चाहें तो 2 की टेबल से 9 और 6, 9 और 3 से करेंगे तो 3 और 1, 3 से कर देंगे तो 1,1, ठीक है। यानी कि इसका एलसीएम बन जाएगा 4, 12 और 36, 36 एलसीएम आ गया। मतलब दोनों बार बार घूमते रहेंगे तो फाइनली जाके 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। तो आंसर लिख देना देयरफॉर 36 मिनट्स, ठीक है। 36 आफ्टर 36 भी लिख सकते हो, आफ्टर 36 मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये आगे लाइन लिखनी है आपको। अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बस सिंपल, कोई खास नहीं है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, 1 मार्क्स में। बस आपको करना क्या होता है कि जब अपन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, और जब ज़्यादा चलना पड़ेगा तो मतलब एलसीएम बहुत कम होता है जो दोनों में कॉमन हो, तब एलसीएम निकाला जाता है, वरना क्या निकाला जाता है, एलसीएम। तो इस तरीके से ईजी सी एक्सरसाइज अपनी 1.2 आज कंप्लीट।